नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की। 4 साल से बोनस, वर्दी, जूते नहीं मिलने के विरोध में बल्लभगढ़ स्थित हरियाणा रोडवेज के डिपो में रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि जब सरकार के सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं तो कर्मचारियों के हक पर क्यों डाका डाला जा रहा है, जबकि इस मामले में वे तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये सभी लोग हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर रोडवेज डिपो में प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज एससी अप्लायंस संघर्ष समिति हरियाणा के उप प्रधान शेर सिंह की माने तो जब सरकार के सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं तो कर्मचारियों का बोनस सरकार क्यों नहीं दे रही। इसके अलावा दीपावली पर मिलने वाला बोनस भी पिछले 5 सालों से कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा, जबकि हरियाणा रोडवेज के हजारों कर्मचारी सरकार से आस लगाए बैठे हैं। कर्मचारी नेता शाहिद अहमद की माने तो 4 साल से नहीं मिल रहा है उन लोगों को बोनस। वे लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, जबकि इस मामले में वे जिला उपायुक्त सहित हरियाणा रोडवेज के तमाम अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं और आज भी उन्होंने रोडवेज के एसएस को ज्ञापन दिया है। शाहिद अहमद की माने तो अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती तो वे इस मामले में रोडवेज की तमाम यूनियन को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हमारे 4 साल से बोनस नहीं दिया है और सरकार के सभी काम सुचारू रूप से चल रही है। कर्मचारियों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, इसलिए हमें विरोध है कि हमको 4 साल से बोनस दिया जाए। किसी अधिकारियों को ज्ञापन दे रखे हैं जी, चल रहा है जिले लेवल पे हर डीसी के ऑफिस में ज्ञापन दे रखा है हमें। तो आश्वासन क्या मिलता है और क्या बोलती हैं जिनको आप आश्वास वो करना ज्ञापन देते हैं? आज भी दिया है आपने ज्ञापन? वो तसल्ली देते रहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, करते हैं नहीं। तो है वो पेंडिंग है और सरकार हम दमनकारी नीति पे आई हुई है। सभी जिले में सबको ज्ञापन भी दे दिया है, आज भी ज्ञापन दिया है। हर कदम पे कर्मचारी अपनी मांगे जो है सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपने अड़ियल रुख पे अड़ी हुई है, तो इस रुख को, सरकार की रुख को देख के सभी कर्मचारियों में एक जोश है। और हमारी बढ़ता अगली खबर की और कोरोना काल में बंद हुए हरियाणा रोडवेज की कई इंटरस्टेट रूट पर बसों का संचालन अधिकारियों ने दोबारा से शुरू कर दिया है। कोरोना के इस समय में यात्रियों की डिमांड कम होने पर इन बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के रूट वाली बसें शामिल हैं। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जिला रोडवेज के डिपो का है, जहां से अधिकारियों ने हाल फिलहाल में कई बंद हुए रूटों की बसों को दोबारा से शुरू किया है। कोविड-19 के समय में बसों में यात्रियों की डिमांड नहीं आने पर इन रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। रोडवेज के स्टैंड सुपरवाइजर सुनील कुमार की माने तो हाल फिलहाल में रोडवेज ने उत्तराखंड से हरिद्वार, जम्मू कश्मीर में कटरा, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बुलंदशहर और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला तथा बैजनाथ रूट पर बस दोबारा से शुरू कर दी है। उनकी माने तो यात्रियों की डिमांड आने लगी है और रोडवेज को इन रूटों पर यात्री भी सही मात्रा में मिल रहे थे, इसलिए ये रूट दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। सुनील कुमार की माने तो अभी फरीदाबाद डिपो को नई बस मिलने का इंतजार किया जा रहा है। नई बसों आने के बाद ही इंटरेस्ट रूट पर बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। वहीं हरियाणा व्यापार मंडल के बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर की माने तो हरिद्वार जैसे रूट पर बसों को दोबारा शुरू करने से आम आदमी को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाले आदमी मरणोपरांत हरिद्वार फूल चुनने के लिए जाता है। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद ने और उन बसों को शुरू कर दिया है। कौन कौन से रूट हैं जिन बसों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया? कोरोना काल में यात्रियों की कमी को देखते हुए हमने इंटरस्टेट रूट बंद किए थे, जिनमें 2 रूट तो यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर, एक रूट हरिद्वार का और 2 रूट हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ, हमीरपुर, धर्मशाला के और जम्मू कटरा का। कटरा तक अभी बस नहीं जा रही, वो लखनपुर बॉर्डर तक ही जा रही है। यात्रियों की मांग को देखते हुए इन रूटों को हमने पूर्ण संचालन कर दिया गया। एक कहा जाता है हरियाणा रोडवेज में रिसीट जब नहीं हरियाणा रोडवेज ने जो बसें बंद हो गई थी हरिद्वार, जम्मू, कटरा, अलीगढ़,
बुलंदशहर जैसे रूटों को दोबारा से शुरू कर दिया है, कितना फ़ायदा आम लोगों को इन बसों का मिलने वाला है? मैं पहले तो कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री जाके आदमी मूलचंद शर्मा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जाके ये बसें दोबारा से चलवाई हैं। क्योंकि हरिद्वार जाना लोगों का जाके आदमी लगभग जाके कोई ना कोई व्यक्ति जाते हैं, डेली ही जाके बस की सर्विस चाहिए। और आम करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली बबीता ने मछली पालन करके न केवल अपने आर्थिक हालातों को मजबूत किया है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी मछली पालने का प्रशिक्षण देकर उनको अपने लिए रोजगार स्थापित करने में मदद दे रही हैं। दूर दराज से आकर महिलाएं इनके पास आकर मछली पालन का प्रशिक्षण लेती है। उनको फायदे होने के बाद सबसे अच्छी मछली पालने का भी उन्हें खिताब मिल चुका है। फरीदाबाद की एक महिला है जो कि मछली पालन का व्यवसाय कर रही है और इस फील्ड में वो अपने झंडे गाड़ चुकी हैं। लगभग 5 साल पहले जब बबीता नई मछली पालने के इस काम को शुरू कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि क्या मछली पालना काम कर पाएंगी वो, लेकिन बबीता ने लोगों को इन सवालों का जवाब देते हुए न केवल मछली पालना व्यवसाय में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज की उन महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनकर सामने आई जो महिलाएं अपना रोजगार स्थापित करना चाहती है। बबीता ने अपने ससुर के साथ मिलकर फूलों की खेती भी की है, लेकिन फूलों की खेती और अपने पति के डेयरी के व्यवसाय से केवल पालन पोषण ही चल रहा था। लेकिन बबीता के मन में कुछ अलग करने की शुरुआत शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने आर्थिक हालातों का सामना करते हुए मछली पालने के व्यवसाय को चुना और अपने पति के साथ मिलकर पहले 3 बीघा में मछली पालने का काम शुरू किया, जिसमें उनको कुछ मुनाफा हुआ और उसके बाद बबीता ने मछली पालने के इसी कामकाज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। 5 एकड़ में मछली पालने का काम शुरू किया है और आज उनकी यही काम उनके आर्थिक हालातों को सुधारने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है। पोजीशन लगाई थी हरियाणा सरकार ने, उसमें हमने अपने फूल भेजे तो स्टेट लेवल पे मुझे 2nd प्राइज मिला। उसके बाद में डेयरी फार्मिंग मेरे पति ने शुरू की, उसमें पालन पोषण गुजारा हो रहा था, पर एक जो समाज में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं मिल रही थी हमें। फिर हमने क्या है कि 2016 में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनके हाथ में काफ़ी चोट आई तो वो एडमिट हो गए और काफ़ी दिन बेड रेस्ट पे रहे। तो मैं यहाँ आती थी गाड़ी लेके। कर रही है, अलग अलग स्कीम वो लॉन्च कर रही है हरियाणा सरकार, लेकिन हमारे विभाग में जो मत्स्य पालन विभाग की बात करें तो इससे 8 से 3 से 4 साल पहले विमेन के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी। तालाब का या मछली पालन का महिलाएं भी कार्य करें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जब से हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए भी महिलाएं मछली का काम करें और उनको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी और उन टेक्निकल सहायता भी दी जाएगी, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जब से ये सब स्कीमें हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की। खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के पुरानी सीमापुर इलाके में मंगलवार की सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया है कि सभी मृतकों की लाश छत पर मिली है। जानकारी के अनुसार आग सुबह के वक्त लगी थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक की पहचान होरीलाल, रीना, आशु और राधिका के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार सभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए अभी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की ही। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कार्यरत है। ऐसे में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की शुरुआत की है और हर रेड लाइट पर जाकर खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट पर अपने वाहनों को बंद करें। इससे पहले भी सरकार के पर्यावरण मंत्री ने सिविल लाइन अखाड़ा में सभी विधायकों के साथ इस अभियान को जागरूक किया था और दिल्ली के रेड लाइट पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों के साथ गोपाल राय और संगठन कार्यकर्ताओं के साथ अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया। आम आदमी पार्टी के मौजूदा सभी पार्षदों से, जिस पर उनका कहना था कि दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है और करती रहेगी, आम जनता का भी इसमें पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
नहीं, पूरी दिल्ली के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की यही कोशिश है कि हम दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण पैदा होता है उससे कम किया जाए। भैया जी मुंह पे लगाओगे क्या? अरे यार क्या कर रहे हो यार? दिल्ली के अंदर ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन चलाया जा रहा है और पूरे दिल्ली में ये अभियान चल रहा है। अरे यार तू पिछले दिनों विधायकों ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया था, आज पार्षदों ने लिया है। अभी हमने डिसाइड किया है कि इसे अब 7 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जन भागीदारी लोगों के माध्यम से इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि गाड़ियाँ तो बंद कर दी जाती है लेकिन बसेस वगैरह बंद नहीं की जाती है। नहीं, सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है, अगर कोई नहीं बंद करता है, इसीलिए हमारे जो ग्रीन मार्शल्स हैं वो तैनात हैं और उन लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग गाड़ी बंद करें। सर, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है AQI में इससे या फिर? निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो दिल्ली में एवरेज हर व्यक्ति 8 से 10 रेड लाइट क्रॉस करता है पर डे। लगभग अगर 2 मिनट वो इंजन चालू रखता है तो लगभग 20-25 मिनट जो है वो डेली बेवजह का बर्निंग कर रहा है। इस कैंपेन से वो धुआं बच रहा है दिल्ली के लोगों के जो सांसों में जाता है और उसका व्हीकल प्रदूषण पे असर हो रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और कुछ दिन पहले ही पुलिस कप्तानों का तबादला हुआ था, तो झज्जर में एसपी राजेश दुग्गल की जगह अब IPS वसीम अकरम होंगे और झज्जर के नए पुलिस कप्तान वसीम अकरम झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे तो वहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने गुलदस्ते देकर नए पुलिस कप्तान का जोरदार स्वागत किया। साथ ही पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने नए कप्तान का जोरदार स्वागत भी किया। साथ ही अपने पुराने साथी से बड़े ही अदब से मिले पुलिस कप्तान वसीम अकरम। खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे फरीदाबाद के समयपुर स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक डेंगू की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया तो अस्पताल के बाउंसरों के साथ उनकी मारपीट की गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, ये वही पवन अस्पताल है जिस पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस महिला की तस्वीर, वो यही महिला है इसके परिजन ही डेंगू की बीमारी के चलते इस महिला को यहाँ लेकर आए थे और फरीदाबाद के समयपुर स्थित पवन अस्पताल में इसका इलाज के लिए इस महिला को भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक उन्होंने जब मरीज को भर्ती कराया तब डॉक्टरों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि उनके मरीज की हालत गंभीर है और मरीज के इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। इसके एवज में उन्होंने जितने रुपए मांगे उन्होंने उतने रुपए भी अस्पताल में जमा कराए, लेकिन रात के समय उनके मरीज को खून की उल्टी हुई जिसकी शिकायत उन्होंने अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों से की, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें हल्की उल्टी होने की बात कहकर सब कुछ ठीक है कहकर टाल दिया। डेंगू शॉक सिंड्रोम में थी, पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया गया है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था उसको दिया गया है। प्लेटलेट मेगा यूनिट इन हाउस ब्लड बैंक के हॉस्पिटल के अंदर इनको प्लेटलेट मेगा यूनिट लगाई गई है, रात में FFP लगाई गई है, पेशेंट को नहीं इंप्रूव हुई है, पेशेंट नहीं समझे, सुबह पेशेंट ब्लीड कर गई है, उसके बाद एक्सपायर कर गई। परिवार के लोगों ने लापरवाही बताई है। लापरवाही तो सर ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लापरवाही तो या तो पुलिस डिसाइड करेगी या नेग्लिजेंस बोर्ड डिसाइड करेगी। सर आपने बोला कि सुबह ब्लीड करी है पेशेंट ने, लेकिन परिवार कारकों को रात में कई बार उसने उल्टियाँ की हैं। खून की उल्टियाँ नहीं हुई है रात में और बदन दर्द और ये हुआ था तो हम इसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर कह रहे एडमिट करनी पड़ेगी। योगेश, पवन, नीति। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती करी आपने? तो ये पवन हॉस्पिटल में लेकर आए जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ। किस चीज़ का उपचार चल रहा था उनका? उसका कोई उपचार नहीं चला था, बस एक बदन दर्द, उल्टी और यही था। और इसके लिए इन्होंने कहा कि इमरजेंसी में उसमें ले जानी पड़ेगी ICU में। कितने दिन पहले भर्ती करी थी आपने? कल भर्ती करी थी, कल सुबह भर्ती करी है जी। और भर्ती में इन्होंने जैसे भी कहा कि भाई सफेद खून की 4 यूनिट लानी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। और पलवल के बामनी खेड़ा स्थित चीनी मिल में 38वें गन्ना पेराई के शुभारंभ पर सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे और इस मौके पर उनके साथ विधायक दीपक मंगला, पृथला विधायक नैनपाल रावत, हथीन विधायक प्रवीण डागर और भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव गौतम भी मौजूद रहे।
साथ ही जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा में पलवल में सबसे पहले शुगर मिल की शुरुआत की गई है। 38वें पिराई सत्र के दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम और जिला अध्यक्ष पलवल ने हवन यज्ञ कर हवन किया और शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता अनुसूचित जाति के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सत्र में भी गन्ने की पिराई की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले पलवल जिले से ही की गई थी। इस वर्ष भी 38वें गन्ना पिराई सत्र की शुरुआत सबसे पहले पलवल से ही हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने में लगी हुई है और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि देश भर में सर्वोत्तम मूल्य हरियाणा सरकार द्वारा अगेती गन्ने की कीमत 355 व पिछेती गन्ने की कीमत। उन्होंने कहा कि इस बार गन्ने की पैदावार अच्छी हुई है, इसलिए किसानों को काफी लाभ मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डीएपी की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। डीएपी की कमी की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गन्ने की पैदावार क्षेत्र में अच्छी हो रही है, जिसे देखते हुए चीनी मिल की पिराई क्षमता भी बढ़ाई गई है। किसान को किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अब भी पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि किसान को डीएपी उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए हम आज भी मंडी साहब से बात की थी, तो आज ही रैक लग जाएगा और किसानों को डीएपी उपलब्ध करवा देंगे। मंत्री जी, धान की खरीद नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है। नैनो डीएपी कब तक आ जाएगा मंत्री जी? नैनो डीएपी भी अभी शुरुआत किया है इसी बार, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट में आ तो गया है, लेकिन अभी एकदम थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। मंत्री जी, धान नहीं खरीद पा रहे हैं, एमएसपी का पूरा रेट नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है। देखो धान खरीदा जा रहा है, ऐसी क्या दिक्कत बताओ कोई? कप के भारत पाक मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाने वालों को गद्दार की संज्ञा देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दुबई में हुए भारत पाक T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर देश में पटाखे बजाकर जश्न मनाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारत के हारने पर जो भारत में खुशियां मनाकर पटाखे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वहीं जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का तो अपना ही डीएनए खराब है, उन्हें सिद्ध करना है कि वे भारत में रहकर कितनी भारतीय हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि पाक की जीत का जश्न मनाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट कर कहना है कि मोहम्मद शामी हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि हम अपने सभी खिलाड़ियों के साथ हैं। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कुछ कश्मीरियों से द्वारा पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाना, इससे किस बात का विरोध है? महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना है कि वो भारत में रहकर। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।